नेपाल जल रहा है। सांप्रदायिक हिंसा से सुलग रहा है। शहर दर शहर कर्फ्यू लगा हुआ है। स्कूल बंद है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ी है। सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि भारत से सटे इलाकों तक तनाव फैल चुका है। नेपाल, जिसे दुनिया शांति, हिमालय और भगवान पशुपतिनाथ की धरती के नाम से जानती है, वही आज अशांत है। लोग सड़कों पर हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धार्मिक जुलूस से शुरू हुआ विवाद देखते देखते कई जिलों में फैल गया? क्या ये सिर्फ डीजे बजाने का विवाद था या इसके पीछे सालों से पल रहा लोगों के अंदर का गुबार? अब सवाल यह है कि क्या नेपाल के जेनजी नेता पीएम बालेन शाह इस संकट से निपट पाएंगे? तो कैसे? और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है या फिर पड़ने वाला है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नेपाल का पूर्वी हिस्सा, जो भारत बिहार सीमा से सटे सुनसरी जिले में आता है, वहां के कप्तानगंज इलाके से हालिया तनाव की शुरुआत हुई है। 26 जुलाई की रात सावन महीने की बोलबम यात्रा से जुड़ा धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर के बाहर डीजे बज रहा था। उसी दौरान पास की मुस्लिम बस्ती से कुछ लोगों ने तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने तेजी से बिगड़ने लगे कि पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर आंसू गैस छोड़ने पड़े। इसके बाद चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग भी हुई। लेकिन जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने गोली भी चला दी। इसी गोलीबारी में एक युवक की मौत भी हो गई है और 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। यही घटना पूरे विवाद की जड़ बन गई है। सबसे पहले सुनसरी में तनाव बढ़ा, फिर सिराहा में प्रदर्शन शुरू हुए। उसके बाद धनुषा और आसपास के इलाकों में भी भीड़ इकट्ठा होने लगी। कई जगह दुकानों में तोड़फोड़ हुई, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई और देखते ही देखते प्रशासन को कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया, जबकि हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दावा है कि पहले भी उन इलाकों में तनाव बना हुआ था। कुछ दिन पहले एक बिजली के पोल पर लगे धार्मिक झंडे को हटाकर दूसरे समुदाय का झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। यानी दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पहले से मौजूद था। डीजे विवाद उसी आग की पहली चिंगारी साबित हुई। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ लाउडस्पीकर और झंडों को लेकर इतना बड़ा दंगा हो सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर एक जिले का बवाल पूरे नेपाल में कैसे फैल गया? इसका जवाब नेपाल की भौगोलिक और सामाजिक संरचना में छिपी है। जहां हिंसा हुई वो इलाका नेपाल का तराई मधेश इलाका है। ये भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी बरसों से साथ साथ रहती है। नेपाल की बड़ी आबादी कृषि उत्पादन और व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से जुड़ा है। लेकिन यही इलाका नेपाल का सबसे संवेदनशील सामाजिक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पहले भी जातीय, राजनीतिक और सामुदायिक तनाव देखने को मिलते रहे हैं। इसलिए एक जिले की घटना दूसरे जिले तक बहुत तेजी से असर डाल सकती है। आइए इस हालिया तनाव के बाद आपको बताते हैं कि नेपाल में आखिर हिंदू मुस्लिम आबादी कितनी है। नेपाल की 2021 की राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 81% आबादी हिंदू है, जबकि 8.21% आबादी बौद्ध समुदाय की है। वहीं कुल आबादी का करीब 5% मुस्लिम समुदाय भी है। यानी मुस्लिम आबादी संख्या में कम जरूर है, लेकिन तराई के कई जिलों में उनका स्थानीय प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। कई कस्बों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय लगभग साथ साथ रहते हैं। तो क्या नेपाल में पहले भी ऐसे दंगे हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे मामले सामने आए हैं। दरअसल नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास काफी सीमित रहा है। हालांकि पिछले 1 दशक में कुछ स्थानीय घटनाएं जरूर हुई हैं। जैसे 2014 में नेपालगंज में तनाव हुआ था। 2023 में भी नेपालगंज और वीरगंज में धार्मिक जुलूसों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर झड़पें हुई थी। कई मामलों में प्रशासन ने समय रहते कर्फ्यू लगाकर हालात कंट्रोल कर लिए थे। यानी ये पहली घटना नहीं है, लेकिन इस बार हिंसा का ऐसे फैलना वाकई एक चिंता की बात है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नेपाल की नई सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है? बिल्कुल, क्योंकि नेपाल इस समय राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। याद कीजिए, नेपाल 2025 के बड़े जेनजी आंदोलन से अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं हुआ है। उस वक्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार गिरा दी। उस आंदोलन के बाद काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से भी जानते हैं, नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। युवा चेहरे वाली ये सरकार अब अपनी पहली बड़ी सांप्रदायिक चुनौती का सामना कर रही है।
लिहाजा पूरे देश की कानून व्यवस्था के लिए अब सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बालेन शाह ने हिंसा के बाद सार्वजनिक रूप से दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। इसके अलावा मरने वालों के परिवार को न्याय और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भी वादा किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई के भी जांच के आदेश दे दिए हैं। बालेन शाह ने साफ कहा कि अगर किसी भी स्तर पर गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। ये संदेश राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार अगर सिर्फ बल प्रयोग कर जोर देती है तो एक समुदाय खुद को पीड़ित महसूस कर सकता है। लेकिन जांच का वादा करके शाह ने दोनों पक्षों को भरोसे में लेने की कोशिश की है, जिससे ये साफ है कि सरकार किसी पक्ष के साथ नहीं बल्कि कानून के साथ खड़ी है। ऐसे में नेपाल की हालिया हिंसा फैलने के पीछे कई और वजहें भी मानी जा रही है। पहला, अफवाहों की बाढ़। घटना के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो वायरल होने लगे, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि इनमें से कई वीडियो बहुत पुराने थे, कुछ तो दूसरे देशों के भी थे और कुछ का इस घटना से कोई संबंध ही नहीं था। यानी सोशल मीडिया ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया। नेपाल पुलिस ने लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। अब दूसरी वजह की बात करते हैं तो वो है स्थानीय राजनीति। नेपाल में पिछले कुछ सालों से स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय राजनीति काफी मजबूत हुई है। तराई मधेश में अलग अलग राजनीतिक दलों का मजबूत आधार है। ऐसे माहौल में किसी भी संवेदनशील घटना का राजनीतिक असर भी तेजी से बढ़ जाता है। और तीसरी वजह है आर्थिक दबाव। नेपाल इस वक्त कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, व्यापार सुस्त पड़े हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब ने सामाजिक असंतोष को पहले से ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। अब आते हैं उस पहलू पर कि नेपाल सरकार ने हिंसा उपद्रव पर अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की अतिरिक्त कंपनियां भी भेजी गई। कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। संवेदनशील जगहों के बाजार बंद कराए गए। धार्मिक जुलूसों पर अस्थायी रोक लगाई गई और इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों की निगरानी बढ़ा दी गई। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच की प्रक्रिया भी शुरू की है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ा विवाद पुलिस की गोलीबारी को लेकर भी खड़ा हुआ है। चश्मदीदों का कहना है कि गोली चलने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर चेतावनी भी दी गई। लेकिन जब भीड़ हिंसक होती गई और सरकारी संपत्ति और साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ, तब मजबूरी में हमें गोली चलानी पड़ी। अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि नेपाल की ये आग सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रह सकती है। इसका सीधा असर उसके आसपास के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है और खासकर हमारे देश भारत पर। और यही वजह है कि भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच लगभग 1850 किलोमीटर की खुली और बिना बाढ़ वाली सीमा है। हिंसा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व आसानी से सीमा पार कर भारत में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाल में होने वाले किसी भी सांप्रदायिक तनाव का मनोवैज्ञानिक असर सीमा के इस पार भारत की गांवों में भी देखने को मिल सकता है। और एक चीज, भारत और नेपाल का संबंध रोटी और बेटी का है। दोनों देशों के बीच लगभग व्यापार करने वालों का आंकड़ा भी संख्या में ज्यादा है। ऐसे में इस हिंसा की जांच उन पर भी आ सकती है। यहाँ मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि नेपाल जैसे देश में जहाँ कई धर्म, जातियां और संस्कृतियां साथ में रहती हैं, वहाँ छोटी सी चिंगारी भी किसी हिस्से को बड़ी आग में लपेट सकती है। खासकर जब देश राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा हो और नेपाल में इस वक्त संक्रमण हिंसा है। जेनजी सरकार के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा बल भेजकर काम चलाएंगे या असली संवाद और न्याय की राह निकालेंगे। सीमावर्ती इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल दोनों देशों के लिए शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। नजर सबकी हालात पर टिकी है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो ये तनाव और फैल सकता है और नेपाल में रेवोल्यूशन 2.0 देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये खबर लिखी थी मेरे साथी दीपांशु अरोड़ा ने। कैमरे पर हमारे साथ है मोहम्मद अली और मैं आपके साथ उजाला गुप्ता।